नमस्ते बच्चों। देखो अगले तास में हमने सच्चा हीरा माँ के बेटे की प्रशंसा के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई की। अब हमारा जो चौथा इकाई है वह है देश के नाम संदेश। देश के नाम संदेश, यह सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हमारे भारत देश के बारे में ही कुछ इसमें बताया गया है, यानी हमारे देश के गुणगान गाए हुए हैं। पत्र के माध्यम से हम दूर बसे संबंधियों, परिवारजनों तथा मित्रों को अपनी बात आसानी से पहुंचा सकते हैं। हाँ बच्चों, पहले के समय में जब ये मोबाइल नहीं था, ये टीवी नहीं थी, कोई ऐसे ही इलेक्ट्रिक साधनों के महत्व नहीं था, उपयोग नहीं करते थे, तब पत्र के माध्यम से ये सारी बातें बताते थे। और अभी तो ईमेल, मोबाइल, इंटरनेट, एसएमएस ये सब हो गया है एवं सरकारी दफ्तरों में अपनी शिकायतों और आवेदन पहुंचा सकते हैं। आजकल दूरभाषा, मोबाइल, तार, ईमेल आदि से भी यह कार्य किया जाता है। फिर भी पत्र का अपना विशेष महत्व है। आज के समय में तो मोबाइल, टीवी से हम कार्य कर लेते हैं, इंटरनेट, लेकिन पहले के समय में जब ये कोई सुविधाएं नहीं थी तब पत्र के माध्यम से ही हम हमारा ये संदेशा व्यवहार करते थे। इनके पहले जब तो पत्र भी नहीं थे तब तो पक्षी और प्राणी से संदेशा भेजा जाता था। लेकिन हमारे पूर्व राष्ट्रपति एवं मिसाइल मैन, कौन कहते हैं मिसाइल मैन, किससे हम कहते हैं? डॉक्टर अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जब नई दिल्ली से 19 मई 2005 के दिन, क्या आपके पास देश के लिए 10 मिनट का समय है, उनके नाम से देश के नागरिकों के एक ईमेल भेजा था। किसको भेजा था? भारत के नागरिकों को। क्या आपके पास 10 मिनट का समय है मुझे सुनने के लिए या तो ये पढ़ने के लिए? तो इसमें देशवासियों के मन में देशाभिमान की भावना उत्पन्न हो, ऐसी सीख दी गई है। हमारे देश के लिए हमें उनके लिए भावना होनी चाहिए, देशाभिमान होना चाहिए। इनके बारे में डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छी तरह से यह ईमेल भेजा था। तो वह ईमेल है, वह हर्ष को अपना जो मित्र है वह पत्र के माध्यम से, किरण नाम का जो लड़का है वह अपने मित्र हर्ष को ये पत्र के माध्यम से पूरे के पूरे संदेश को देता है। तो पहले पता लिखा जाता है, जब हम ये पोस्ट लिखते हैं, टपाल लिखते हैं या तो कोई ऐसा संदेशा भेजते हैं तो उनके पहले पता यानी गुजराती में एड्रेस लिखते हैं। तो इधर पहले हमें मातृछाया ऊंची शेरी, गांव मेसपुरा, तहसील भांभर, जिला बनासकांठा, दिनांक 24/12/2011, प्रिय मित्र हर्ष, ऐसे संबोधन करते हुए लिखा कि प्रिय मित्र हर्ष नमस्ते, मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर मुझे खुशी भी हुई और मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया हुआ एक ईमेल पढ़ा था, वही तुम्हारे लिए मैं प्रेषित कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ये मैं भेज रहा हूँ। मैं डॉक्टर कलाम ने भेजा हुआ जो अच्छी तरह से ईमेल था ना, वह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पत्र के माध्यम से तुम्हें प्रेषित यानी भेज रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत करते ही पहले पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? तो यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना आपकी मर्जी। इसके बाद वह देश के लोगों को सोच कहते हुए, बताते हुए क्या लिखते हैं कि आप कहते हैं कि हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं कि हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं कि नगर पालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है। क्या कहते हैं? बहुत अच्छी तरह से लिखा है। हम दूसरों को कहते हैं
क्या कहते हैं, सरकार हमारी कोई कुछ काम नहीं करती, हमारे ये पुराने कानून है एकदम पुराने हो गए हैं, नगर पालिका वाले कचरा उठाने के लिए नहीं आते। ये सही बात है, बिल्कुल सही बात मुझे लगती है। हम ऐसे ही दोष देते रहते हैं, लेकिन सबसे खराब एयरलाइन हमारी ही है। चिट्ठी अपनी मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। डॉक्टर कलाम बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए कहते हैं कि चिट्ठी है ना, मंजिल तक पहुंचती ही नहीं है। जो कार्य करना चाहते हैं वहाँ तक ये कार्य के जो कार्य करता है वह अच्छी तरह से संभाल ही नहीं सकते। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहेंगे। कलाम क्या कहते हैं कि आप ऐसी बातें कहते हैं, करते ही रहते हैं और करते ही रहोगे। आपने इसके बारे में क्या किया? आपने क्या किया? ऐसी बातें आप करते हैं, लेकिन आपने हमारे देश के लिए आपने क्या किया वह मुझे बताओ। फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए कि एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दे दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। क्या सही बात है? नहीं, हम अपना नाम देते हैं, हमारा नाम बताते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, लेकिन हमारी शक्ल दे सकते हैं? नहीं। तो खुद हमें ही अच्छा कार्य करना चाहिए, ऐसी बात बताना चाहते हैं डॉक्टर कलाम। अब दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं। बहुत अच्छी तरह से लिखा कि जब आप सिंगापुर में घूमने के लिए जाओगे तो वहाँ जाकर आप जो सिगरेट पीते हैं उनका टुकड़ा भी नीचे नहीं फेंकते, स्टोर में बैठकर खाना भी नहीं खा सकते। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस होता है। उनके भूमिगत पर, उनकी भूमि पर जो रश्क यानी उनका जो नियम है उनका पालन करना पड़ता है। आप उनके ही नियम के अनुसार कार्य करेंगे। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रश्क महसूस यानी आपको पैसे देने पड़ते हैं। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचड रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 60 रुपये भुगतान करते हैं। क्या कहते हैं? गाड़ी चलाने के लिए आप जो टोल टैक्स भरते हैं, भुगतान करते हैं, भर देते हैं, लेकिन अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो आप फिर से टिकट पंच करवाते हैं। बहुत अच्छी तरह से लिखा कि आपके समय के अनुसार आपने कहा कि मैं 5 बजे ही गाड़ी इधर से निकालूंगा, तो आपको 5 बजे उधर पहुंच ही जाना पड़ता है। गाड़ी ज़्यादा पार्किंग नहीं कर सकते। जो ज़्यादा गाड़ी पार्किंग करोगे तो फिर से आपको उनके ऐसे ही पैसे भरने पड़ेंगे, भुगतान करने पड़ेंगे। लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, करते हैं क्या? आप कुछ नहीं कर पाओगे, उनके नियम के अनुसार ही चलोगे। हाँ, ज़्यादा गाड़ी खड़ी कर दी तो फिर से आप टिकट पंच करवाओगे। दुबई में आप रमज़ान के दिनों में सार्वजनिक रूप में कुछ भी खाने की साहस नहीं कर सकते। देखो, रमज़ान के दिनों में मुसलमानों के रोजे रहते हैं, तो उस दिन आप सार्वजनिक रूपों में आप भी कुछ नहीं खा सकते, क्योंकि उनका नियम है। जिहाद में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकल सकते। मुसलमानों का त्यौहार होता है तब सिर पर पल्लू कर कर ही वह जाते हैं। तो आप जिहाद में उनके दर्शनार्थ जानते हैं तो सिर पर पल्लू करके ही बाहर, नियम तो नियम ही। तो वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिमायत नहीं कर सकते। क्या कहा कि वॉशिंगटन में आप जब घूमने के लिए जाओगे, दूसरे देश में जब घूमने के लिए जाओगे तो 55 मील प्रति घंटे, 55 से ज़्यादा गाड़ी आप नहीं चला सकते। और पलटकर सिपाही से यह भी नहीं कहते कि जानता नहीं है मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला है मेरा बाप। क्या कहते हैं? वॉशिंगटन में जाकर आप कोई बड़ाई नहीं कर सकते, मैं कौन हूँ मुझे नहीं जानता, रहने दे,
मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसे पलट कर आप उनको कुछ भी नहीं बता सकते, क्योंकि उनके नियम के अनुसार ही आपको रहना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल भी हवा में नहीं उछाल सकते। क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया में आप जब घूमने के लिए जाओगे, कार्य करने के लिए, काम के लिए जाओगे, तो खाली नारियल भी आप ऐसे उछाल नहीं सकते। टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पिचकारी भी नहीं थूक सकते। टोक्यो में जाओगे तो पान की पिचकारी भी नहीं थूक सकते। बहुत अच्छी तरह से कलाम कहते हैं, बहुत अच्छी तरह से समझाते हुए फिर कहते हैं कि बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते। झूठ मूठ की जो नोटें होती है वह बोस्टन में जाकर आप प्रमाण पत्र खरीद नहीं सकते, झूठे। और डॉक्टर कलाम ने बीच में याद दिलाते हुए हमें कहा कि मैं आपके ही बारे में बता रहा हूँ, आपके ही बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको ही बता रहा हूँ। किसको? यानी हमें खुद को। जो यह पत्र पढ़ता है, जो यह ईमेल पढ़ते हुए समझते हैं, जो यह ईमेल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, उनके ऊपर उंगली ऐसे करते वह कहते हैं मैं आप ही के बारे में ही बता रहा हूँ। हाँ, यही सच्ची बात है बेटा कि हम हमारे देश में ऐसा नियम के कोई पालन के अनुसार नहीं बरतते, नहीं रहते हैं। दूसरे देशों में जाते हैं तो उनके नियम के अनुसार ही हम कार्य करते हैं। डॉक्टर कलाम इसलिए बीच में याद दिलाते हुए कहते हैं कि जो यह ईमेल पढ़ते हैं ना, उनको मैंने कहा है कि आपके पास क्या 10 मिनट का समय है समझने के लिए, सोचने के लिए कि हमें क्या करना चाहिए। अच्छी तरह से बताया है कि कोई भी देश में आप दूसरे देश में जाओगे तो उनके नियम के अनुसार ही आप वर्तन करते हैं, उनके नियम के अनुसार ही आप रहोगे, तो हमारे देश में क्यों नहीं। इसलिए ये बताते हुए, दुख के बारे में दर्द करते हुए समझाते हैं, तो हमें इनकी बातें बहुत अच्छी तरह से ध्यान में लेनी चाहिए। देखो ये इकाई थोड़ा बड़ा है, मैं आपको अगले तास में ये अच्छी तरह से इकाई है उनको समझाऊंगी। इधर तक मैं रखती हूँ। इनके जो शब्दार्थ दिए गए हैं आप पहले उनके इकाई का नाम लिख लेना, इनके शब्दार्थ लिख लेने, फिर दूसरे तास में मैं आपको जो अधूरा रह गया वो इकाई मैं समझाऊंगी। नमस्ते।